आइए बच्चों, आज हम शुरू करें अपना हिंदी व्याकरण का पाठ 4। पाठ का नाम है शब्द विचार। शब्द सभी जानते हैं कि शब्द क्या होता है। आइए उस पर कुछ हम चर्चा करते हैं या विचार करते हैं। सबसे पहले शब्द की परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा क्या है? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। वर्ण या शब्द, वर्णों से ही शब्द का निर्माण होता है और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द बनते हैं। एक वर्ण से भी और अनेक वर्णों से भी। एक वर्ण से निर्मित शब्द जैसे ना का अर्थ होता है नहीं, वा का अर्थ होता है और। इस प्रकार से अनेक वर्णों से निर्मित शब्द क्या होते हैं? जैसे दो या दो से अधिक शब्द वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। जैसे दो शब्द मिलकर बना शेर, तीन वर्ण से मिलकर बना कमल, तीन वर्ण से नयन। इस प्रकार से दो या तीन वर्ण मिलकर एक निश्चित सार्थक समूह बनाते हैं और वे एक शब्द का निर्माण करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह है। इस प्रकार से एक बात हम और जान लें कि जिन ध्वनि समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिन ध्वनि समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता है वे शब्द नहीं होते हैं। इस प्रकार से जैसे वर्णों का अगर सार्थक क्रम नहीं है तो वे शब्द नहीं बन सकते क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं निकल सकता, और क्रम अनुसार ही अगर वर्ण व्यवस्थित है तो वे शब्द कहलाएंगे। अब हम जानते हैं शब्दों के वर्गीकरण को। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। जैसे पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, और तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। इस प्रकार से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। शब्द को जानने के लिए उनको 4 भागों को जानना आवश्यक है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब ये पद कहलाते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो ये पद कहलाते हैं। इन्हें पद कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के द्वारा ही हम उन्हें ठीक से समझ सकते हैं। आइए अब जानें शब्दों का वर्गीकरण जो 4 भागों में किया गया है। एक करके सभी की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। आइए विचार करते हैं। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्दों को ठीक से समझने के लिए उनके अलग अलग वर्गीकरण की जानकारी होना हमें आवश्यक है। सबसे पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्द का पहला जो वर्गीकरण है वह है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसमें इसके 5 भेद बताए गए हैं। पहला, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। सबसे पहले तत्सम आता है। तत्सम शब्द क्या होते हैं आइए जानते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना अपना रूप बदले हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग करने लगे हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि मीन्स आग, लेकिन अग्नि का प्रयोग हिंदी के वर्णमाला में, हिंदी के शब्दों में किया जाता है। वायु, रात्रि, सूर्य आदि इन शब्दों का प्रयोग, इस तरह से संस्कृत शब्दों का प्रयोग हिंदी में एज इट इज़ किया जाता है। दूसरा, तद्भव शब्द क्या होता है आइए जानते हैं। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर सरल रूप में हिंदी में प्रयोग किए गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, आग अग्नि का ही रूप है। सूरज सूर्य का ही रूप है।
परिवर्तित रूप है, हवा वायु का परिवर्तित रूप है और रात रात्रि का परिवर्तित रूप है। इस प्रकार से हिंदी में इनका रूपांतर हुआ है। तीसरा, देशज शब्द क्या होते हैं, आइए जानते हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण के रूप में जो शब्द हैं, जैसे पगड़ी, खिचड़ी, डिब्बा, थैला आदि। जो शब्द देश के विविध क्षेत्रों में बोली जाने वाली आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में अपना लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क में उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। हमारे देश में बहुत समय तक विदेशी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों को आज भी हम प्रयोग करते हैं अपनी हिंदी भाषा में, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, जहाज, डॉक्टर, टेलीफोन। इन शब्दों का प्रयोग हम अपने हिंदी भाषा में कहीं कहीं पर करते हैं, तो इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, अब पांचवा जो भेद है वो हम जानते हैं क्या है, संकर। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब हम जानते हैं जैसे अनेक भाषाओं का प्रभाव हिंदी भाषा पे पड़ा है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो उन्हें लेकर और हिंदी भाषा को लेकर शब्द बनाए गए हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे रेल प्लस गाड़ी। रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है, तो इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बना है रेल गाड़ी। इसी प्रकार से बीमा पॉलिसी। बीमा अरबी का शब्द है और पॉलिसी अंग्रेजी का, इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है बीमा पॉलिसी। इस प्रकार से दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा भेद। दूसरा भेद है रचना या बनावट के आधार पर। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, आइए जानते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं और जिन्हें खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका संधि विच्छेद करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं मिलता है। इसलिए इनको अगर हम संधि विच्छेद करके अलग अलग करते हैं तो ये इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ये परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात जैसे उदाहरण में देखिए घोड़ा, अगर हम इनका संधि विच्छेद करके इन वर्णों को अलग अलग कर देते हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है। घो प्लस रड़ा, तो यहाँ पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। घर को अगर हमने अलग अलग कर दिया घा प्लस रा, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए ये इनको अखंडित करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार से ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? एक से अधिक शब्दों से बने ऐसे शब्द जिनके खंड होने पर भी कुछ अर्थ देते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों को अगर हम संधि विच्छेद करके अलग अलग कर देते हैं तो भी उनका अर्थ दिखाई देता है। ऐसे शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं, पहली चीज़ तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और इनको खंडित करने पर इनका अर्थ प्रतीत होता है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, यहाँ पर हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, अर्थात बर्फ का घर। अर्थात ये दोनों, बर्फ और घर, ये दोनों शब्द ही सार्थक शब्द हैं। इस प्रकार से सार्थक शब्दों के द्वारा ये शब्द बनते हैं और इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो
यौगिक तो होते हैं, परंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अर्थात ये शब्द जो मतलब दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, इनका अर्थ तो होता है लेकिन तीसरे अर्थ को भी दर्शाते हैं, तो ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, रसोई घर, रसोई प्लस घर अर्थात भोजन बनाने के लिए बना हुआ घर। इसी प्रकार से कमल नयन, कमल प्लस नयन, कमल जैसे नयन। इस प्रकार से ये तीसरा अर्थ जब दर्शाता है या प्रकट करता है तो उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब आता है तीसरा वर्गीकरण। शब्द का तीसरा वर्गीकरण कौन सा है? प्रयोग के आधार पर। इसके भी दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अब विकारी शब्द को आइए जानते हैं। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द अर्थात इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। ये 4 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन सब में रूप परिवर्तन होता है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है। दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। उदाहरण में देखिए, यहाँ पर यहाँ, किंतु, नित, और, हे, अरे आदि इन सब शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब आप जानते हैं शब्द का चौथा वर्गीकरण क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, शब्द समूह के लिए एक शब्द, एकार्थक शब्द और भिन्नार्थक शब्द। आइए इन सब की अलग अलग हम शब्दों के बारे में जानते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर, नीर को वारी भी कहते हैं। इनके अर्थ समान होते हैं, इसलिए ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। दूसरा विलोम, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, अर्थात इनको विपरार्थक शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे निंदा का प्रशंसा, निंदा का विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होता है? प्रशंसा। और अच्छा का बुरा, वीर का कायर। इस प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, इसलिए इन्हें विलोम शब्द कहलाते हैं, ये विलोम शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है और उसके कई अर्थ। जैसे उदाहरण में देखिए, पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है एक दिशा और पूर्व का अर्थ यह भी होता है कि पहले। इस प्रकार से एक शब्द के 2 से अधिक भी अर्थ निकलते हैं, उन्हें इसीलिए अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब चौथा भेद है शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाता है। इस प्रकार से शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का जहाँ प्रयोग होता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों के लिए एक शब्द में कही हुई बात को वाक्यांश के लिए या शब्द समूह के लिए एक शब्द कहा जाता है। इससे हमारी भाषा और भी सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। जैसे जो गांव में रहता हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ग्रामीण। इस प्रकार से ये शब्द समूह कहलाता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द कहलाता है। अब जानते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है? जिस शब्द का केवल एक अर्थ होता है वह एकार्थी शब्द कहलाता है।
अर्थात जिन जिन शब्दों में एक शब्द का एक ही अर्थ होता है वह एक अर्थी शब्द कहलाता है। उदाहरण में हम जैसे आपकी लिखा गया है, जैसे ग्रह, ग्रह का अर्थ है घर, नृत्य का नाच, सूर्य का सूरज, और इस प्रकार से ये एक अर्थी शब्द हैं। अब हम जानते हैं सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। जिन शब्दों की वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि लिखने में इनमें परिवर्तन होता है या भिन्नता होती है, लेकिन बोलने और सुनने में ये शब्द एक जैसे लगते हैं। उच्चारण में इनके उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इस प्रकार से हम यह भी जान सकते हैं कि जिन शब्दों को बोलने में एक जैसे वे शब्द जो बोलने में एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, वे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि हमको इसके पढ़ने से ही लग रहा है, समश्रुति, सम मीन्स एक जैसा, श्रुति मीन्स सुनने में एक जैसे होते हैं, परंतु उनमें उनके अर्थ में भिन्नता होती है। उदाहरण अन्न और अन्न। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्न का अर्थ होता है दूसरा। बोलने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न होता है। दूसरा है नीर। नीर का अर्थ होता है जल, और नीड़, नीड़ का अर्थ है घोंसला। इस प्रकार से यह भी अर्थ में भिन्नता है, इनके अर्थों में भी भिन्नता है। ऐसा अब हमने इस प्रकार से हमने शब्दों का वर्गीकरण को जाना। शब्दों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है और सभी को अच्छे से समझ लिया है। और पहले भी आप हिंदी में इस सब वर्गीकरण को पढ़ चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। और इस प्रकार से हमने शब्दों की जानकारी आपको दी। शब्द विचार यह हमारा पाठ था और शब्दों पर विचार करते हुए समस्त जानकारी हमें मिल गई।